Hello everyone, my name is Yash Joshi and today we are going to see the light reaction of the photosynthesis part. You all know this is a very complex topic, but let me promise you one thing that after completing this lecture, आप कोई भी अगर आपसे रात को नींद में उठा के भी पूछे तो आप उसको लाइट रिएक्शन एकदम ईजिली बता दोगे, एकदम ही आसान भाषा में। और यकीन मानिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल इसमें से आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इधर बना लेते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। और इधर हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। बहुत ही इजी है। देखिए, आप सबको पता है ये बात। क्या सर, क्या पता है हमें? देखिए भैया, ये है आपका एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कितना मेम्ब्रेन होता है? 2 मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाइलेयर। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ऑर्गेनल होता है और वो बाइलेयर होता है, ठीक है। उसके अंदर में आपको क्या मिलता है? उसके अंदर में आपको मिलता है ग्राना। ग्राना का क्या होता है? स्टैक्स होता है, ठीक है। ये जो ग्राना का स्टैक्स होता है ये आपस में कनेक्टेड होता है एक और स्टैक से जिसका नाम है स्ट्रोमा लैमेला। और ये जो पार्ट है, जो सराउंडिंग मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है और ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा भी है। तो ऐसा क्या हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं जो इतना इंटरेस्टिंग हो गया है भाई, जानना तो ज़रूरी है। देखो भाई, जब हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में बात करें, यानी इसका मतलब हम शेप के बारे में बात कर रहे हैं जो डिसाइड करेगा इस लाइट रिएक्शन को। तो लाइट रिएक्शन जो होता है ना, वो इधर वाले पार्ट में होता है, ये जो दिख रहा है इस पार्ट में, जिसको हम कहते हैं ग्राना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्राना वाला पार्ट में होता है या स्ट्रोमा लैमेला वाला पार्ट में होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? इधर स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। और फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। फंक्शनल एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है लाइट रिएक्शन में, क्या क्या हमको मिल रहा है फाइनली, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में फिर से जानते हैं कि ये हमारे पास ग्राना है और ग्राना जो होता है वो हर एक ग्राना का सेट आपस में कनेक्टेड है किससे? स्ट्रोमा लैमेला से। आप इस ग्राना को क्या करो, एक बोरी की तरह समझो। एक बोरी है, उसके बाद एक और बोरी, जैसे ये एक बोरी है, इसके नीचे ये एक और बोरी, इसके नीचे ये एक और बोरी, इसके नीचे एक और बोरी। तो आप खुद बताना मेरे को एक बात, बहुत ही आसान बात है। जब एक बोरी को दूसरी बोरी कंप्रेस कर रही होती है तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं? अप्रेस्ड पार्ट। अप्रेस्ड मतलब जो दबी हुई है। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। तो बहुत सिंपल है। क्या सर, क्या सिंपल है? देखिए भाई, ये हुआ आपका ग्राना। तो इस ग्राने के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जो पार्ट होगा इसको हम कहेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट, और ये जो पार्ट होगा साहब इसको हम कहेंगे एप्रेस्ड पार्ट। तो सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड? अरे मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड, क्योंकि ये जो आपका एप्रेस्ड पार्ट होता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2, और ये जो आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, देखो इसको क्या कहते हैं? नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1। यानी सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो कि ये एक रिमोट है, सपोज करो ये एक बैग है और नीचे में एक और बैग है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है इसको एप्रेस्ड पार्ट बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा? फोटोसिस्टम 2 बहुत ज़्यादा होगा, डोमिनेंट होगा, और क्या होगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नॉन एप्रेस्ड पार्ट, इसमें फोटोसिस्टम 1 बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो एक और बात आपको जानना है, जानना ये है कि ये जो पार्ट आपने देखा, ये जो पार्ट देखा, ये इसको क्या कहेंगे हम? नॉन एप्रेस्ड पार्ट कहेंगे। इस नॉन एप्रेस्ड पार्ट में आपने ये भी देखा कि साहब इसके अंदर में फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको NADPH रिडक्टेस भी मिलेगा, NADPH रिडक्टेस भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आप गौर फरमाइए इस स्ट्रोमा लैमेला पे। ये जो स्ट्रोमा लैमेला है जनाब, ये जो स्ट्रोमा लैमेला है साहब, ये स्ट्रोमा लैमेला में आपको NADPH रिडक्टेस नहीं मिलता है। क्या? NADPH रिडक्टेस इज एब्सेंट इन दिस पार्ट। और एक और बात ये कि NADPH एब्सेंट होने के साथ साथ इधर सिर्फ
PS1 होगा, PS2 नहीं होगा। यानी अगर ग्रैना के बारे में बात कर रहे थे तो उसके पास PS1 भी था और PS2 भी था। ये कोई प्ले स्टेशन नहीं है, ये फोटो सिस्टम है PS मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ PS1 होगा और NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो होगा वो एब्सेंट होगा। वाइल ये जो ग्रैना वाला पार्ट है इसमें क्या होगा, PS1 भी होगा, PS2 भी होगा, बशर्ते एक कंडीशन है कि PS1 जो होगा वो आपका सिर्फ नॉन अप्रेस में होगा और PS2 जो होगा वो अप्रेस पार्ट में प्रेजेंट होगा और उसमें क्या होगा, NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होगा उसके सरफेस पे। सीधी सी बात है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, ये NADPH रिडक्टेज एंजाइम है क्या? देखो मैंने कहा था आपको, ये जो एंजाइम वाला पार्ट होता है ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। जब एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट है तो वो इधर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, अराउंड दिस ग्राना इट इज हैविली, मतलब इधर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में इधर प्रेजेंट है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसके अराउंड प्रेजेंट है, इस ग्राना के अराउंड, ठीक है। तो होता क्या है कि ये सिर्फ ग्राना के अराउंड तो प्रेजेंट है, लेकिन इधर जो होता है NADPH रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके सराउंडिंग में, इसके मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एब्सेंट होता है। बहुत ईजी सी बात है। तो ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब मैंने जो आपको टर्म दिया था उस टर्म के ऊपर आता हूं। पहले टर्म, क्या टर्म दिया था आपको? मैंने आपको बताया था कि फोटो सिस्टम 1 नॉट प्ले स्टेशन, इट इज फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो साहब ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होता क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। देखिए हमें पता है कि ये हमारे पास अगर ग्रैना है तो इस ग्रैना की सरफेस में क्या होगा, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और ये एप्रेस पार्ट में भी हो सकते हैं और नॉन एप्रेस पार्ट में भी हो सकते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट। तो ये जो पिगमेंट्स होता है ना, इनका हम ग्रुप कर देते हैं, इन पिगमेंट्स को हम ग्रुप कर देते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, यानी दो ग्रुप के पिगमेंट्स। जैसे होता है ना रास्ते में दो गैंग लड़ रहे होते हैं, वैसे इधर क्या होता है, दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यस, तो वैसे ही उनका नाम दिया गया है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इट इज अ सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ, सिस्टम मतलब पार्टी। सपोज कोई बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, या ये आपकी पार्टी है, या कोई भी पार्टी है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में है अभी। तो ये क्या है, दो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, एक फोटो सिस्टम 1 एक फोटो सिस्टम 2। मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ कैसे आप इसको देखोगे। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या है, ये दो पार्टीज हैं। फोटो सिस्टम 1 एक पार्टी है, फोटो सिस्टम 2 एक पार्टी है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट क्या है, वो वर्कर्स उस पार्टी के। तो मतलब ये फोटो सिस्टम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, पार्टी बोलते हैं। और इस पार्टी में क्या होता है, ये ढिंका चिका वाला पार्टी नहीं है, ठीक है। पार्टी मतलब आई मीन टू से कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स होंगे और इसमें भी क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्कर्स होंगे। बहुत ईजी सी बात है, पार्टी में ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते ही हैं। तो एक बात मुझे बताओ कि जब मैं पहली पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी फोटो सिस्टम 1 के बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं, तो इसमें क्या होगा, सोचो क्या होगा। इसमें होगा आपका एक रिएक्शन सेंटर और एक होगा आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। वही अगर मैं दूसरी पार्टी के बारे में बात करूं तो दूसरी पार्टी में क्या होता है भाई साहब, देखो एक होता है आपका रिएक्शन सेंटर और इसमें होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC2। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पार्टी में क्या होता है, जब वो पार्टी सेलेक्ट रूलिंग, जब वो पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसका एक प्रतिनिधित्व आके क्या करता है, लीडरशिप संभालता है। तो उसका नाम है रिएक्शन सेंटर। फॉर एग्जाम्पल इन बीजेपी गवर्नमेंट यू सी श्री नरेंद्र मोदी, PM श्री नरेंद्र मोदी, तो वो क्या है, रिएक्शन सेंटर है। लेकिन साथ ही साथ जो अमित शाह है और जो भी उसके मेंबर्स है, लाल कृष्ण आडवाणी या जो भी मेंबर है, मुझे नहीं पता है सब चीज़, तो वो सब क्या हो गए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पार्ट हो गए, ठीक है। यानी मेन फंक्शन जो है, जिनको एक्शन लेना है, उसका काम क्या है, रिएक्शन सेंटर। उनका नाम क्या है, रिएक्शन सेंटर या PM नरेंद्र मोदी। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें अमित शाह आ गए या जितने भी राजनाथ सिंह आ गए या जो भी है, वो सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर में आता है। तो इसको और अच्छे से समझो कि देखो ये हुआ आपका ग्राना। इस ग्राना में हमको पता है कि इधर जो है ये है नॉन एप्रेस्ड पार्ट और ये जो है ये है आपका एप्रेस्ड पार्ट। ये है आपका एप्रेस्ड पार्ट और ये है आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट। तो होता क्या है, इधर क्या होता है, बहुत सारे पार्टी है, मतलब असम में बीजेपी है, बंगाल में बीजेपी है, सॉरी
और सपोज करो ये आपका केरल में बीजेपी है, तो ये अलग अलग लोकेशंस पे क्या है, पार्टी बना हुआ है, और इन सब का क्या है, एक रिएक्शन सेंटर है। मतलब जो लीडर होगा मेन बंगाल का वो अपना एक लीडर होगा, जो दिल्ली का होगा वो अपना लीडर होगा, और जो आपका और जो लीडर होगा, मतलब हर एक स्टेट में क्या है, वो पार्टी प्रेजेंट है, और वो पार्टी का क्या होगा, हर एक लीडर होगा, यानी उधर क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। यानी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेट ऑफ प्रोटीन्स आर और पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट एरिया, इन द नॉन एप्रेस्ड एरिया, और उनमें से वो सारे पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सिवाय एक पिगमेंट के जो रिएक्शन सेंटर बनाएगा, यानी वो उस स्टेट का क्या होगा, लीडर होगा। मैंने ब्रॉडली बात की नरेंद्र मोदी की जो पूरे इंडिया में प्रेजेंट है, लेकिन मैं अगर हर स्टेट के बारे में बात करूं तो हर स्टेट का क्या होता है, एक चीफ होता है। तो वैसे ही क्या होगा, हर एक लोकलाइज्ड एरिया का क्या होगा, एक अपना ही डॉन, एक अपना ही चीफ होगा। सिमिलरली अगर मैं एप्रेस्ड पार्ट में बात करूं तो एप्रेस्ड पार्ट में भी क्या होगा, बहुत सारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बहुत सारा ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है हर एक स्टेट में। बस बात ये है कि एप्रेस मतलब ये दबा हुआ है, जैसे अंडमान निकोबार या कोई भी ऐसा स्टेट है जो इतना उभर के नहीं आया है वैसा स्टेट, तो वो स्टेट्स में क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उनका क्या होगा, एक लीडर होगा, उस लीडर का नाम क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, और उसके अगल बगल जितने भी लोग हैं, जो भी वर्कर्स हैं जो सहायता करते हैं उनकी, उनका नाम क्या होगा, LHC2। तो इधर क्या प्रेजेंट है, LHC2, और इधर क्या प्रेजेंट है, LHC1 प्लस रिएक्शन सेंटर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन या ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, ठीक है। तो आप मुझसे पूछोगे अभी भी ये रिएक्शन सेंटर या पीएम नरेंद्र मोदी वाली बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको बताऊंगा ये जो रिएक्शन सेंटर है इसका नाम है क्लोरोफिल ए, और ये जो LHC1 है इसमें अदर जितने भी पिगमेंट है वो सारे पिगमेंट आ जाते हैं, और इधर भी रिएक्शन सेंटर जो है उसका नाम क्लोरोफिल ए है, और बाकी जितने भी वो सब आ जाते हैं। देखो हमें पता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटिनॉइड्स, फ्यूकोजैंथिन, और डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकोजैंथिन नहीं होता है, हाँ ठीक है, फ्यूकोजैंथिन भी है। तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं ये हमारे इस सरफेस में इसमें प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो रिएक्शन सेंटर होगा। यानी इसका मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स था इनमें क्या होगा, सिर्फ एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या एक्ट करेगा एज अ रिएक्शन सेंटर, और बाकी जितने भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, चाहे बी के, चाहे सी के या डी के, वो सब किसकी तरह वर्क करेंगे, वो एक LHC की तरह वर्क करेंगे। और अगर मैं एप्रेस पार्ट में भी जाऊं तो सिर्फ एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो होगा इस पर्टिकुलर एरिया का क्या होगा, डॉन होगा, और बाकी जितने भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होंगे या क्लोरोफिल बी के जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट होंगे। तो क्या होता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन सेंटर जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है। हम खाली मान लेते हैं कि इस सेट ऑफ पिगमेंट का अंदर में क्या होगा, एक डॉन होगा जिसका नाम क्या है, रिएक्शन सेंटर, और इसके बाद जितने भी है उसका नाम क्या है, LHC है, ठीक है। अब आप खुद बताओ ना, अगर आप TMC के बारे में बात करो तो ममता बनर्जी जो है वो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है, लेकिन उन्हीं के परिवार में से एक अभिषेक बैनर्जी आए तो वो तो नहीं बन सकते ना CM अभी, तो वो क्या बन गए, आपके बगल में उसका पार्ट हो गया, मतलब वो LHC के पार्ट हो गए। तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सर आपने ये बताया क्यों, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए मैंने आपको इसलिए बताया ये चीज बिकॉज जो क्लोरोफिल ए जो था इधर इन द नॉन एप्रेस पार्ट, अगर मैं नॉन एप्रेस पार्ट के बारे में बात करूं, उनकी जो रिएक्शन सेंटर थी उसमें जो क्लोरोफिल ए बैठा था एक मॉलिक्यूल, उसका जो पीक एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका P700, ये क्या होता है बता रहा हूं, और इनमें जो उसका पीक एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है P680, यानी एप्रेस पार्ट में क्या है, P680। इसका मतलब ये है कि अगर 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ अगर इस पर्टिकुलर एरिया के इस पर्टिकुलर पिगमेंट पे गिरता है तो वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ऐसा नहीं कि 680 पे वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम आउटपुट होगा वो 700 पे होगा। सपोज कीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया, तो डायरेक्ट क्या होता है, सेंटर से कॉल आता है कि आप इस मैटर को संभालिए, तो वो जो होगा पर्टिकुलर स्टिमुलस वो क्या होगा, 700 नैनोमीटर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी कोई काम नहीं करती है या उस पार्टी में कोई काम नहीं करता, करते रहते सब आपस में काम, तो वो 680 पे भी काम कर सकती हैं, 650 पे भी काम कर सकती है, लेकिन उनका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो जल्दी जल्दी काम करेंगी अगर सेंटर से कोई कॉल आ जाता है तो इसका नाम क्या है, 700 नैनोमीटर। लेकिन अगर मैं 680 नैनोमीटर पे अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा काम करता है वो है आपका क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो है, अगर वो 680 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा काम करे वो एप्रेस पार्ट का होगा। इसका मतलब ये है कि एक और स्टेट है
उस स्टेट में सेंटर का जरूरत ही नहीं है। सपोज करो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला आ गया, उसमें वो अपने आप काम करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो उस हाई प्रोफाइल मामला का नाम क्या है? 680 नैनोमीटर। उसमें भी हाई प्रोफाइल है लेकिन उसमें सेंटर का जरूरत पड़ रहा है। ये समझने के लिए तारीख है। तो 700 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और ये 680 नैनोमीटर पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। यानी इसका जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो है 680 वाला अगर आप गिराते हो लाइट, 680 नैनोमीटर वाला सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा, यानी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। कैसे होगा ये हम जानेंगे आगे। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सर आपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो बताया लेकिन मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, आप रिलेट कर पाएंगे साहब। फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लाइट रिएक्शन का जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसके में अंदर में सब हेडिंग होते हैं, उनका नाम आप पहले नोट कर लो। उनका नाम है लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा है आपका वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा है आपका ऑक्सीजन रिलीज, और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स लाइक एटीपी और एनएडीपीएच। तो देखो सब आप कहना क्या चाह रहे हो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ लाइट रिएक्शन में? मैं तुमको इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि लाइट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। इसका मतलब यही है, इसके डेफिनेशन में सब कुछ है, यही फंक्शनल कंपोनेंट है। देखो होता क्या है कि जब लाइट पड़ती है ना, तब मेसोफिल सेल्स जो कि पेरिसाइट पैरेन्काइमा का पार्ट है, उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में कुछ रिएक्शन स्टार्ट होता है, और वो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, कुछ एंड प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम एटीपी और एनएडीपीएच है, और वो स्ट्रोमा में चला जाता है, और स्ट्रोमा में जाने के बाद क्या करता है, वो रिएक्शंस को इंड्यूस करता है और आपको फाइनली कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल मिलता है जो पॉलीमराइज हो जाता है और वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टार्च को दूसरी जगह फ्लोएम से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और डिफरेंट जगह पे हम क्या फूड को स्टोर कर सकते हैं। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस मैंने आपको ओवरव्यू दिया। तो ये जो सबसे पहला स्टेप लाइट रिएक्शन में था, जो ग्रैना के इर्द गिर्द हो रहा था या ग्रैना में हो रहा था, उन सारे फंक्शंस को हम लाइट रिएक्शन के अंदर में स्टडी करते हैं, और उनमें सबसे 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उनका नाम है लाइट रिएक्शन पहला, दूसरा जो है वाटर स्प्लिटिंग, और तीसरा जो है ऑक्सीजन रिलीज, और चौथा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। तो साहब ये है क्या, इनके बारे में चर्चा करें? चलिए आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाँ, चलिए सबसे पहले आप देखिए एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट है आपका, और ये लाइट क्या इधर गिर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ETS लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये दे देगा NADP प्लस को, जो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस, या NADPH2 या NADPH, कुछ भी लिखो, एक ही बात है, मैंने पहले बताया आपको। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके ज़रिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि देखो भाई, ये सरफेस था, ये ग्रैना था, ये ग्रैना का सरफेस पे क्या हुआ, बहुत सारा लाइट एनर्जी गिरा। जब लाइट एनर्जी गिरता है तो वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, जितने भी वर्कर्स है वो सब क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से अगल बगल जितने भी उसके, सबसे पहले तो क्या होता है, देखो जब भी कोई केस आता है तो सबसे पहले वो फेसबुक या आजकल सोशल लाइफ जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म, उनमें वो आग की तरह खबर फैलती है। उसके बाद वो क्या होता है, आग की तरह फैलने के बाद जितने भी लोग हैं पार्टी वर्कर्स उनके पास जाती है। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट PM नरेंद्र मोदी को चला जाए कोई भी खबर, तो पहले क्या होंगे, पार्टी के मेंबर्स के पास जाएंगे या न्यूज़ वाले के पास जाएंगे।
तो न्यूज़ वाले के पास जाते हैं, पहले उसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक प्रेजेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को वो ले लेता है और उसको वो ETS से पास करवाता है और वो एक दूसरा LHC को दे देता है। तो ऐसा प्रोसेस होता रहता है, समझते हैं। देखिए, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैं फंक्शनल कंपोनेंट को इधर से क्यों जोड़ रहा हूँ। आप थोड़ा वेट कीजिए, आप इस शॉर्ट सबसेट को समझ लीजिए, इसके बाद आपको फंक्शनल कंपोनेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट गिरी, LHC पे लाइट गिरी, उसके बाद क्या होता है, वो LHC के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, एक्साइट हो गए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं उसके क्लोरोफिल्स क्या होंगे, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से बाहर निकलेंगे और उसको क्या करेगा, उसके बगल वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना जरूरी है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो मॉलिक्यूल जो होता है वो ETS को भेज देता है कि ETS अब तुम संभालो इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ETS डायरेक्ट नहीं करता ये काम। क्यों नहीं करता, इसके बारे में समझाते हैं आपको। देखो होता क्या है ना, ये जो आपको फेज मिला है ये एक अपहिल प्रोसेस है। कैसे, हमने बाहर से एनर्जी दी लाइट के जरिए, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये उछल गया। जैसे ही उछला, इसके बगल वाले मॉलिक्यूल जो कि ग्राना के सरफेस पर प्रेजेंट थे उसको खींच लिए। अपने आप तो नहीं गया ना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये हाई रिडॉक्स पोटेंशियल पे रखा होता है। आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा मैं हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने हाई रिडॉक्स पोटेंशियल के पास चला गया, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर लाइट गिरती ही नहीं तो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल वाले मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता ही नहीं, और वो जब जाता ही नहीं, हाई एनर्जी पे रखा हुआ है, उसके बगल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सब अपने लो एनर्जी पे रखे हुए होते हैं। यानी आप समझने का ट्राई करो, ये ग्राना है, इसके सरफेस पे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का झुंड है। ठीक है, इसके बारे में हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका ये वाला मॉलिक्यूल जो था वो एक्साइट हो गया। जब ये एक्साइट हो गया मॉलिक्यूल, तो इसके बगल में ये जो मॉलिक्यूल रखा हुआ था, ये जो मॉलिक्यूल था ये एक हाई रिडॉक्स पोटेंशियल का एक मॉलिक्यूल रखा हुआ था, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल का मॉलिक्यूल रखा हुआ था। तो ये अपने आप इस ब्लैक वाला का इलेक्ट्रॉन इस ऑरेंज वाले के पास नहीं जाएगा, उसके लिए आपको लाइट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और इस ऑरेंज वाले के पास चला गया। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके बाद इसके अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब क्या होते हैं, अपने लो रिडॉक्स पोटेंशियल पे रखे हुए होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा और बाकी इसके बगल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। आप खुद ही समझो, ये एक मॉलिक्यूल था, ये इसकी एनर्जी समझ करो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी है इसकी। तभी ना ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये अपने आप इधर नहीं गया, क्योंकि हमेशा अगर आप एक बॉडी को आप गिराओगे तो ये हाई एनर्जी से क्या होगा, लो एनर्जी की तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। तो बॉडी तो चाहती है कि वो एनर्जी रिलीज करे। आप केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो अगर आप कोई अलग स्टेट से हो, कि एक मॉलिक्यूल के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूल जब एनर्जी रिलीज कर देता है वो स्टेबल हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर मैं बात करूं इसकी, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके पास। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप अपनी मर्जी से नहीं आएगा, उसके लिए एक स्टिमुलस चाहिए। उसके अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब अपने लो एनर्जी पे रखे पड़े हैं। तो ये सब जितने भी मॉलिक्यूल है सब अपने लो एनर्जी पे हैं। जब मॉलिक्यूल्स अपने लो एनर्जी पे रखे हुए हैं, जब इसके पास, इस वाले के पास जब आ गया इलेक्ट्रॉन, इसके बगल वाले के पास तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि वो लो एनर्जी पे रखा हुआ है। तो इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जंप मारता रहता है इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन जंप मारता है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो एक बात बताना, उसका एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। बहुत अच्छे, उसका एनर्जी जो होता है वो लॉस होता है। और आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी E इक्वल टू एच म्यू, याद है E इक्वल टू एच म्यू। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में चला गया। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और उतनी कम क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है, बगल वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे को देते जा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान, यानी मनी का जब आउटफ्लो हो रहा है तब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यानी अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बची वो क्या बची, कम बची। यानी अब वो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई वेवलेंथ से क्या आगे पीछे हो रहा होगा। पहले तो जुप बहुत तेजी से जा रहा था, अभी क्या है एकदम हाई वेवलेंथ से जा रहा है आगे की तरफ। तो जब उसका वेवलेंथ जो बहुत हाई होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेड। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि जब देखो आप विब्योर को ही देख सकते हो ना, तो जब हाई वेवलेंथ होगा तो रेड, इंफ्रारेड ये सब होगा।
आप इतना मत सोचो एक बार, ये मैं इसको बाद में रिलेट कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बगल वाले इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जा रहा है। तो ये सब जितने भी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ईटीएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी ये एक सिस्टम था, इसके बगल में एक और सिस्टम रखा हुआ है, फोटो सिस्टम एक सिस्टम था, उसके बगल में एक और सिस्टम, उसका नाम है ईटीएस। उसमें क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मूव करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, देखो ये मूव कर रहे हैं। अब ये देखो क्या हुआ, ये दूसरा वाला सेट था ना इधर, ये तो क्या एक स्टेट था, इसके पास में क्या ये एक और स्टेट है, इसके पास में वाला जो स्टेट है उसके पास क्या है, एलएचसी है। तो ये एलएचसी वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये ईटीसी से क्या होगा, इस एलएचसी के पास ये मॉलिक्यूल चला जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो एलएचसी अपने आप तो लेगा नहीं ना, सीधी सी बात है, क्यों नहीं लेगा उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखो होता क्या है कि लाइट जो है ना इस पूरे ग्राना पे गिर रही होती है, तो अगर वो इस वाले एलएचसी को एक्साइट कर सकती है तो लाइट इस वाले एलएचसी को भी एक्साइट कर सकती है, और जब ये वाला एलएचसी एक्साइट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, सिमिलरली उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा जो एकदम हाई एनर्जी पे होगा, और उसके बाद क्या करेगा, इस वाला जो यहाँ पे जो एरिया है वहां पे क्या उसके सरफेस से प्रेजेंट होता है NADP+, और ये NADP+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यानी कहने का मतलब है पहला वाला जो सिस्टम था वो ETS को दे रहा था अपना, समझ में आ रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो फर्स्ट सिस्टम जो था वो क्या कर रहा था, इस ETS को दे रहा था, लेकिन जो सेकंड सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद डायरेक्ट किसको दे देता है, NADP+ को दे दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात। पॉज करके वापस देखना कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ETS के पास जा रहा है। ETS से कहाँ जा रहा है अभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, दूसरे LHC के पास क्या कर रहा है, लाइट गिर रहा है, और उससे एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहा है तो वो अब ETS को ना देके NADP+ को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई एनर्जी का होगा, तो NADP+ को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया ना। तो NADP+ क्या करेगा, ये स्ट्रोमा के पास जितना भी प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन से क्या कर देता है, ये बाइंड कर देता है और NADPH2 का फॉर्मेशन कर देता है। जब ये NADP+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होता है, और ये क्या करता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बाइंड नेगेटिव है तो उसके साथ क्या प्रोटॉन बोलेगा कि भैया नेगेटिव आ गया तो मेरे को भी ले लो, तो बोलता चलो मैं निकला गड्डी लेके, तू भी चल मेरे साथ में। तो क्या हो जाएगा, NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है तो स्ट्रोमा से क्या होगा, H+ जो होता है वो धीरे धीरे कम होते रहता है, क्योंकि सारा H+ तो NADPH2 के एज अ फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो गया ना। तो क्या होता है, बाहर वाला pH जो होता है वो घटते रहता है। इतनी सी बात समझ में आई। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। ये NADPH रिडक्टेस आपको समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। इधर आ जाइए वापस इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था ये स्ट्रोमा लैमेला के बारे में, कि स्ट्रोमा लैमेला में NADPH रिडक्टेस नहीं होता है। यानी इधर वाले के केस में LHC जो होगा वो किसको देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ को अगर दे भी देता है तो वो एंजाइम नहीं है NADP रिडक्टेस जो क्या करेगा, NADPH2 में कन्वर्ट कर दे। तो इसका मतलब यहाँ पे वो रिएक्शन ही नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। तो इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, NADP रिडक्स का कोई काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बात। तो यहाँ पे नो NADP रिडक्टेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो और ये भी बताया था यहाँ पे pH 1 होता है, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं लाइट रिएक्शन को। ये तो खाली इंट्रोडक्शन था लाइट रिएक्शन का। देखो ये है आपका ग्राना, ठीक है, बहुत इजी। ये ग्राना का ल्यूमेन है, ठीक है। और ये जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। बताया था आपको ये ग्राना होता है, ये इसके बाहर में मेम्ब्रेन है, इसका नाम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन है, लुमिनल मेम्ब्रेन है, और ये बाहर में स्ट्रोमल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए जनाब,
क्या बनाया मैंने, ये P700 बना दिया सर आपने, P680 बना दिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राना लिया, उसके नीचे में क्या होता है, P680 होता है एप्रेस पार्ट में, याद है ना, और नॉन एप्रेस पार्ट में क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है, जिसका रिएक्शन सेंटर क्या है, P700। बताया था ना कुछ देर पहले। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में अगर याद रहा तो आपको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है, ये जो P680 का मॉलिक्यूल था, इस पे गिरा लाइट। लेकिन चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले वाला जो फिगर था उसमें, कि देखो ये जो LHC वाला मॉलिक्यूल था ना, ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर को क्या दे रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा था, NADP+ को दे रहा था और NADPH में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो ये जो LHC है, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसको मिलना चाहिए ना वापस। तो जब इसका भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आप सीधा NADP+ को दे दोगे तो इसका तो इलेक्ट्रॉन खत्म ही होगा ना बेचारे के पास, कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा नहीं। तो ETS क्या करता है, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा होता है उसका एनर्जी खर्चा कर करके तो ये फाइनली क्या करता है, LHC को दे देता है। ठीक है, जब ये LHC को दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये जो LHC है ये बोलता है भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लेके ETS को दे दिया और ETS दूसरा LHC को दे दिया, तो मेरा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ। तो ETS कहता सॉरी बॉस, अपना गेम इतना ही तक ही था, तुम्हारा एनर्जी जो है मेरे भोगे नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर भेजा है, मैं इस रूट से तुमको कैसे दे दूं, वो साला हाई एनर्जी का बैठा है, मैं वापस पहुंचा ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो गेम खत्म हो गया, मैंने LHC को दे दिया, क्योंकि LHC ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था भाई। तो LHC रोने लगा, मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। तो उसके बगल में जब कोई साथ ना दे तो गंगा माता साथ देती है आपका। तो इधर बगल में क्या था, वाटर था। ये वाटर क्या होता है, टूट जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। जब वाटर टूट जाता है तो इस LHC को क्या मिलता है, अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कि ले भाई तू खुश रहे अपना। तो रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो ट्रांसपिरेशन के जरिए, ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए क्या होता है, या पॉजिटिव कोलॉइडल प्रेशर के जरिए क्या होता है, वो ऊपर जाता है, लीव्स के पास जाता है, जाइलम से होते हुए लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो लीव्स के अंदर में जाता है, उसके मेसोफिल सेल्स के अंदर वाटर चला जाता है, और मेसोफिल वाटर का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ना वाटर का, तो वाटर सॉरी ऑस्मोलरिटी होता है वाटर का, तो ठीक है। तो क्या होता है, वाटर अंदर चला जाता है सेल के अंदर में, और जब सेल के अंदर में चला जाएगा वाटर, तो वो ग्राना के लियो में भी प्रेजेंट होगा वाटर, समझ में आ रहा है। और वही वाटर क्या होता है, टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या देता है, वो LHC को वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मेंटेन होता है पूरे सिस्टम में। और ये NADPH क्या होता है, फाइनली जो बना वो आपका खाना बनाने में काम आता है, जो हम आगे देखेंगे। तो देखो हुआ क्या कि लाइट बाबा आए, सूर्य भगवान आए, P680 को आशीर्वाद दे दिए कि जा मुन्ना खुश रहे। P680 तड़पड़ाने लगा उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट हुआ, LHC वाला, वो रिएक्शन सेंटर के पास गया कि रिएक्शन सेंटर वाले भैया, यानी क्लोरोफिल A वाले भैया, आप 680 पे सुना है आप बहुत मजे लेते हो, 680 पे आप बहुत हाई एफिशिएंसी करते हो। तो बोले हाँ बेटू करता तो है हम हाई एफिशिएंसी। तो P680 वाला को बोला चलो हाई एफिशिएंसी तो बताइए अपना गेम। तो क्लोरोफिल A क्या अपना हाई एफिशिएंसी करेगा, यानी वो मैक्सिमम लेवल पर जितना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता था वो कर दिया। बगल में कौन होना चाहिए, एक एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए। उस एक्सेप्टर का नाम क्या है, फेओफाइटिन। प्राइमरी एक्सेप्टर है, एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, फेओफाइटिन के बारे में। ओके, ये क्लोरोफिल ए से ही डेराइव हुआ है ऐसे। खैर, तो ये जो फेओफाइटिन जो होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये ले लिया, किससे लिया, P680 से लिया। ये फेओफाइटिन बोलता है कि काम करो, अब मैं इस फोटो सिस्टम से, मैंने ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है, जो फोटो सिस्टम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और एक दूसरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है। उस सिस्टम का नाम क्या है, ETS। तो सेट ऑफ मॉलिक्यूल, सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट थे ऑन द सरफेस ऑफ ग्राना। अब वो क्या कर रहा है, उसमें एक का नाम है प्लास्टोक्विनोन। ये प्लास्टोक्विनोन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लिया फेओफाइटिन से, क्योंकि इसका एनर्जी लो था इन कंपैरिजन टू फेओफाइटिन, तो इलेक्ट्रॉन डाउन हिल प्रोसेस के जरिए इस प्लास्टोक्विनोन के पास चला गया। और साथ ही साथ वो बोलता है स्ट्रोमा वाले भैया, ये देखो स्ट्रोमा है ना इसके बगल में, ये तो मैंने ग्राना बनाया था, ग्राना के बाहर में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, पूरा पूरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके बाहर में स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा वाले भैया एक काम कीजिए भैया, अपना H+ हमको दीजिए आप, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव आ चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या एक प्रोटॉन एक्सेप्टर भी प्रेजेंट होता है। इसके बगल में जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइटोक्रोम F, बड़ी दुखद बात है, ये बहुत पार्शियल बंदा है, बहुत ही पार्शियल बंदा है। ये बोलता है कि इतना नेगेटिव है कि इसको सिर्फ नेगेटिव ही पसंद है, इतना नेगेटिव इंसान है ये। तो ये बोलता है भाई देख, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा, मेरे को प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगा,
सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रोटॉन भैया कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन भैया चले गए अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो फियोफाइटिन क्या था, सॉरी प्लास्टोक्विनोन क्या था, इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन दोनों को ले लिया, तो क्या बन जाता है, PQH2 बन जाता है। ये PQH2 मॉलिक्यूल जो होता है वो मोबिलाइज होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर सरफेस पे प्रोटीन कैसे मोबिलाइज हो सकता है, आना चाहिए मन में डाउट, अगर नहीं आता है तो ये सब डाउट आपको बहुत महान बनाता है ये सब डाउट। एक्चुअली जब आप सेल चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये सेल है, ठीक है। सेल का क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको याद है उसके अंदर में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड 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 बाइलेयर होता है। ये गुलाब जामुन आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ कि ये गुलाब जामुन मॉडल की तरह या फ्लूइड मोसाइक मॉडल, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो गुलाब जामुन की तरह होते हैं, वो चाशनी में तैरते रहते हैं। और होता क्या है कि इस पूरे सिस्टम का क्या होता है, फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि लिपिड बाइलेयर है, इसमें क्या प्रोटीन जो है वो तैर रहे होते हैं। तो सिमिलरली इधर भी जो प्रोटीन है प्लास्टोक्विनोन PQH2 क्या है, साइटोक्रोम F के पास जाएगा, जो कि अंदर रखा हुआ है, जो अंदर धसा हुआ है ये प्रोटीन, ठीक है। तो साइटोक्रोम F के क्या दे दिया, अपना ये दे दिया इलेक्ट्रॉन और H+ भी दे दिया। लेकिन साइटोक्रोम F है बड़ा नेगेटिव इंसान, वो बोलेगा भाई मैं पॉजिटिविटी से तो 100 कोस दूर रहता हूं, तो अभी H+ जाए तो जाएगा, तो H+ बेचारा को कहां जाना पड़ता है, इस ल्यूमेन के अंदर जाना पड़ता है, इसके बाहर। अब साइटोक्रोम F जो है वो H+ को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही वो सिमिलरली कोलिजन वाला बात है कि इलेक्ट्रोप्लास्ट PQH2 आया, कोलाइड कर गया, अब इस साइटोक्रोम F को क्या करेगा, ये मूव कराएगा। साइटोक्रोम F क्या मूव जैसे ही किया, पीसी के पास चला गया, पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्लास्टोसियानिन, ये कॉपर कंटेनिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। तो प्लास्टोसियानिन के पास क्या चला गया, ये चला गया। अब प्लास्टोसियानिन के पास जब इलेक्ट्रॉन गया, देखो हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि ये प्लास्टोसियानिन भी क्या अंदर रखा हुआ है, अंदर की तरफ, तो प्लास्टोसियानिन के पास क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। ये सारा मेम्ब्रेन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू ऑल दिस थिंग्स, तो एनर्जी का क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, एनर्जी का क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो रहा होता है, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या कि सरफेस पे एक और भाई साहब बैठे हैं, एक और गुट बैठा है, एक और स्टेट में। अगर बंगाल में धूप खिली तो बिहार में भी धूप खिलेगी ना। तो फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, P700 यानी जो बंगाल वाला पार्टी, अब उस पर क्या कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे बंगाल को। जब P700 वाला मॉलिक्यूल जो होगा 700 वेवलेंथ पे मैक्सिमम एक्साइट होगा, और इसके पास जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है उसका नाम है, ये FES नहीं है, इसका नाम है FRS। तो होता क्या है, ये जो P700 वाला मॉलिक्यूल है ये अपना इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को देता है। क्यों इसका नाम फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस पड़ा, अभी कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। जो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ये होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल था, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया फ्रॉम P700 बाय द हेल्प ऑफ अपहिल प्रोसेस, ये क्या कर देगा, फेरेडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन का लेना किसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग FRS जो होता है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन FD को दे देता है, और ये FRS क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और FD क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो होता क्या है, ये फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को दिया, और जैसे ही फेरेडॉक्सिन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो फेरेडॉक्सिन का रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसका नाम फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस पड़ा है, ठीक है। तो ये जो फेरेडॉक्सिन हुआ इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन अब NADP+ को भाग गया। NADP+ बोला कि मेरा फेवरेट इंसान था FD यानी फेरेडॉक्सिन, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा, और जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूंगा तो मैं NADP+ का फॉर्मेशन कर दूंगा, और जो स्ट्रोमा था उस स्ट्रोमा में क्या होता है, NADP+ होता है ना, आपको बताया, उस NADP+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और H+ को भी क्या ले लेगा, स्ट्रोमा से, और NADP+2 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, P700 वाला मॉलिक्यूल चिल्लाएगा, बोलता है मेरा इलेक्ट्रॉन लेके NADP+ भाग गया। तो ये ETS बोलेगा कि भैया एक काम करो, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और शांत रहो। अब जब ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये P680 वाला तड़पड़ा जाएगा, ये बोलेगा कि भैया फुल पार्शियलिटी बाजी, हाँ, तो P680 को अब खुश करना है। तो इसके अंदर में ये इसीलिए P680 जो होता है वो इनसाइड होता है, क्योंकि इनसाइड में क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोटीन होता है, उसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई दफा आ चुका है कि
यस तो ये कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट क्या होता है। देखो इसके 3 पार्ट्स है, अब मैं इधर लिख देता हूँ, आपको याद करना ही करना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, ये 3 जो एलिमेंट होते हैं ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होते हैं या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। अब ये करता क्या है, ये अंदर में ल्यूमेन में जो पानी भरा हुआ है इस पानी को तोड़ देता है, पानी को तोड़ देता है और इसमें से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब पानी को तोड़ा तो अंदर में क्या हुआ, H+ एक्यूमुलेट हो गया। समझ में आ गया? तो P680 को क्या मिल गया, अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, P680 खुश हो गया। लेकिन ये सबको खुश अपीसमेंट के दौरान देश में बहुत गड़बड़ी हो गई है। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो H+ है ये धीरे धीरे इस ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हुआ। सबसे पहले किसकी वजह से हुआ, सबसे पहला हुआ इसकी वजह से, इस साइटोक्रोम वाले साले धोखेबाज की वजह से। H+ क्या हुआ, अंदर में आया, बाहर से H+ अंदर की तरफ आया, यानी बाहर में कम हो रहा है अंदर में ज्यादा हो रहा है। दूसरा किसकी वजह से आया, ये NADPH2 का फॉर्मेशन की वजह से। ये NADPH जैसे फॉर्मेशन हो रहा है तो इस स्ट्रोमा में जो H+ है वो खत्म हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली बाहर वाला तो कम हो गया ना H+। तीसरा क्या हुआ, वाटर का क्या हुआ, वाटर टूट गया। जब वाटर टूटा तो अंदर में क्या हुआ, H+ का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया। तो अल्टीमेटली अंदर में H+ बहुत ज्यादा हो जाएगा और बाहर में जो स्ट्रोमा है वहां पे H+ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाएगा कि एक अंदर में हाई H+ जोन है और बाहर में क्या है, एक लो प्रोटॉन जोन है। हाई H+ इसका मतलब अंदर का pH जो है बहुत ही कम है और बाहर का pH जो है बहुत ज्यादा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया, या एक pH ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि भैया ये ETS से पास कराने का मकसद क्या है, क्यों आपको इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है। क्योंकि देखो भाई ये जो अब यही तो मेन इस चैप्टर का जान है कि ये जो ETS था ना, ये ETS था ना, ये ETS में से जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, चालीस बात हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ना, ये बड़ा जोरदार एनर्जी है, 30%। बाकी सब तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हीट में या कोई और चीज में, लेकिन 30% एनर्जी ऐसा होता है कि इधर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है F0F1 प्रोटीन, F0F1 प्रोटीन। ठीक है, ये F0 जो होता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और F1 जो होता है इसके पास एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। इसका मतलब ये एक टनल है F0, इसमें से क्या होगा, H+ पास कर सकता है, अंदर में बहुत ज्यादा है और बाहर में बहुत कम है। तो H+ जो होगा उसका एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। आपने पढ़ा होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जब डिफ्यूजन वाले चैप्टर, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, एक होता है नॉर्मल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब जो आयंस होते हैं फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट क्या करते हैं, वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उसका नाम क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो इधर क्या होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन, उसका नाम क्या है, F0 प्रोटीन है। ये एक और F0F1 प्रोटीन जो होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो खैर अलग बात है, उससे क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ये जो प्रोटीन होता है इसका एक ग्लोबुलर हेड होता है। व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबुलर हेड, सर पढ़ा दूं क्या, देखो भाई देख लो, जब एक जीन होता है ये जीन है, ये जीन में ट्रांसक्रिप्शन होके क्या हुआ, एक mRNA का फॉर्मेशन हुआ। ये mRNA से क्या बनता है, ट्रांसलेशन होके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में क्या होता है, बहुत सारा अमाइनो एसिड्स होता है। ये प्रोटीन का क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड होता है, और बहुत सारा चेन को मिला के क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके अंदर क्या भर भर के अमाइनो एसिड रखा हुआ है और इसी का नाम क्या है, प्रोटीन है। तो सिमिलरली होता क्या है, यही एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये टनल की तरह काम कर रहा है, मतलब चेन लगा दिया टनल, इसमें सारा रास्ता बन गया और ये जो है यही एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका नाम क्या है, F1 है, ग्लोबुलर हेड, मतलब ये गोल बन गया ये प्रोटीन, तो इसका नाम क्या दे दिया, F1 दे दिया। अब देखो होता क्या है, तुमको पता है प्रोटीन के पास क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। मैं बाद में पढ़ाऊंगा, आपको चिंता की बात नहीं है, क्यों एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है आपको जानने का जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन के पास क्या होता है, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो भी तो प्रोटीन ही होते हैं ना। जैसे मान लो कि NADPH रिडक्टेज एंजाइम या कोई भी एंजाइम मान लो, तो वो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, यानी ये प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। और जब एंजाइम की तरह काम करता है तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन ATP सिंथेसिस, हेल्प्स इन ATP सिंथेसिस। जब ये ATP सिंथेसिस का काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर में स्ट्रोमा में ADP बहुत भर भर के रखा हुआ है, तो ये ADP क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था। अब जैसे ही ETS से एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी को ये बोलेगा, अरे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, तुम एक काम कर, तुम इस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दे, क्योंकि ये एनर्जी जो रिलीज हुई ये इस F1 को क्या कर दी, एक्टिवेट कर दी। समझ में आ रहा है,
इस ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये क्या कर दिया, F1 को एक्टिवेट कर दिया, और जैसे ही F1 एक्टिवेट हुआ ये जो प्रोटीन चेन था उसको एनर्जी मिल गई। जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी चीज को एनर्जी दोगे, एक रोप है उसको जोर जोर से हिलाओ 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 हिलाओ, जोर जोर से उसको एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो कुछ देर बाद उसको जब छोड़ दोगे तो देखना अपने आप स्ट्रिंग ऐसे ऐसे कुछ देर के लिए करती रहेगी। तो वैसे ये अपने आप क्या काम करने लगी, और जैसे ये काम करने लगेगा F1 वाला प्रोटीन, तो ये जैसे ही काम करने लगेगा तो इस देखो ये प्रोटीन का जो चेन होता है आपको पता है, ये अगर प्रोटीन का चेन होता है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्रिवाइसिस और पॉकेट्स होता है, एक्टिव साइट होता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद होगा अगर आपको, तो ये क्रिवाइसिस और पॉकेट है, क्या होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों मिलकर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों क्या हो गया, जोड़ दिया, दोनों इधर आके जुड़ गया और ये क्या हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो होता क्या है, ये जो आपका H+ निकला, मतलब क्या हुआ समझो मेरा बात, सुनो मेरा बात, अगर कोई सब्सटेंस है जैसे ये है, इसको मैं जोर जोर से पीट रहा हूं तो आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो हो क्या रहा है, इस पेन को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, मतलब फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको स्ट्राइक किया तो इसमें कुछ एनर्जी क्या रिलीज हो गई, और जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई आपको एज अ फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी वो कन्वर्ट हो गया, आपको सुनाई दे रहा है। सिमिलरली होता क्या है इस केस में कि ये जो H+ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाता है भाई, कब तक अंदर में बहुत ज्यादा बाहर बहुत कम है, ये फैसिलिटेड डिवीजन हो रहा है F0 की वजह से, तो ये धड़ल्ले से क्या होता है, F0 से सारा H+ बाहर ल्यूमेन से होकर आपका स्ट्रोमा की तरफ चला जाता है, और जैसे ही H+ का मॉलिक्यूल बहुत सारा इधर जाता है सडनली, तो इधर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी जैसे ही रिलीज हुआ देखो ना, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, फ्रॉम हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट, तो वैसे ही क्या होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी मान लो ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो अनस्टेबल होते हैं, वो हाई एनर्जी का रीजन हो जाता है क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसे समझने की जरूरत क्या है, अब ऐसे भी समझ सकते हो कि H+ जो है एक चार्ज है, और चार्ज जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज कम कर दे तो उससे एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सारा H+ बाहर की तरफ चला गया तो एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। जैसे एनर्जी रिलीज हुई, इस F1 को एनर्जी मिल गई, ये F1 जो होता है ये एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है, और ये क्या करता है, एटीपी और आईपी को जोड़ देता है और एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखो आपको क्या मिल गया, एटीपी मिल गया। तो इधर आपको क्या मिला, NADPH2 सबसे पहले आपको देखो मिला क्या, NADPH2, उसके बाद क्या मिला आपको, एटीपी मिला। समझ में आ रहा है कैसे एटीपी बना और कैसे NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ, इससे आसान मैं आपको समझा ही नहीं सकता कभी एटीपी और NADPH2 कैसे बनता है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ये सब पढ़ लिया हमने। रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमी, इसको बोलते हैं हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, मैंने आपको ये भी समझा दिया। व्हाट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन अभी समझा देता हूँ। तो ये पूरा लाइट रिएक्शन था। अब आ जाओ इसके फंक्शन में। सबसे पहला क्या, लाइट एब्जॉर्प्शन, खुद बताओ, लाइट गया इस मॉलिक्यूल को एक्साइट किया। दूसरा क्या था, वाटर स्प्लिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा तो उसको क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, ये बौखला जाएगा, बोलता है अब मैं काम करना बंद कर दूंगा। ऑक्सीजन रिलीज, और तीसरा है ऑक्सीजन देखो रिलीज हो रहा है, कैसे रिलीज हो रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो हुआ क्या, ये जो वाटर था इस वाटर को क्या करता है, ये तोड़ देता है। मैंने अभी कहा कि वाटर को तोड़ देता है, वाटर को कैसे तोड़ेगा इसके बारे में जानकारी ले लो। ये जो वाटर है ना 2H2O को कन्वर्ट कर देता है ये O2 में 4H+ में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन था वो उसको मिल गया, 2H2O से क्या मिल गया, 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। यानी इस ल्यूमेन के अंदर में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होकर, जैसे इस ल्यूमेन के अंदर में ऑक्सीजन रिलीज हो गया तो बाहर में ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन होकर हवा में चला जाएगा। यानी इसका मतलब ऑक्सीजन जो था वो भी लिबरेट हो गया। तो आपका फंक्शन क्या क्या हो गया, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड, केमिकल इंटरमीडिएट, एटीपी और NADPH, जिसके बारे में हमने जानकारी ली। चलिए अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है फॉस्फोरिलेशन। मैं फॉस्फोरिलेशन आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन फॉस्फोरिलेशन का आप एक बेसिक चीज़ ले लो। व्हाट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, दो टाइप के फॉस्फोरिलेशन होता है, एक का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और एक का नाम है फोटो फॉस्फोरिलेशन और एक का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटो फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। व्हाट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोरिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट के हेल्प की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन, नहीं गलत आंसर है। लाइट के हेल्प की वजह से एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन, उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। कैसे, देखो
होता क्या है, आपने पढ़ा कि ये एडीपी था, ये एडीपी के आईपी जुड़ गया। कैसे आईपी जुड़ा भाई? लाइट एनर्जी की वजह से जुड़ा। अगर लाइट एनर्जी नहीं होती तो ये जो H प्लस जो था, ना ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होता, ना ही वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता, और ना ही वो एनर्जी की वजह से H प्लस का ग्रेडियंट बनता, और ना ही वो टूटता, और ना ही क्या होता, एनर्जी रिलीज होता, और ना ही क्या होता, एडीपी और आईपी जुड़ता, यानी ना ही एटीपी का फॉर्मेशन होता अगर लाइट एनर्जी नहीं होता। ठीक है, तो एटीपी क्या एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, ट्राईफॉस्फेट, और इधर क्या डाईफॉस्फेट। और आपको पता है कि अगर मान लो कि ये बॉन्ड है एडीपी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, उसके साथ अगर मैंने आईपी जोड़ दिया, भाई कोवैलेंट बॉन्ड अगर जोड़ दिया, तो बॉन्ड के अंदर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। यानी बॉन्ड को बनाना क्या बोलते हैं हम, एनर्जी को स्टोर करना बोलते हैं ना। तो उसीलिए बॉन्ड को तोड़ना एक एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बहुत ईजी है। और कभी कभार बॉन्ड फॉर्मेशन इतना स्टेबल होता है कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब आपने एनर्जी दी, बॉन्ड बन गया, लेकिन बाद में उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज भी हो गई, तो वो एक अलग टॉपिक है हाइड्रेशन एंथैल्पी का, वो केमिस्ट्री का नॉलेज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटीपी और आईपी दोनों के बॉन्ड के फॉर्म में क्या एनर्जी स्टोर हो गई, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी है वो स्टोर हो गया। इसका मतलब लाइट का जो एनर्जी था, उस एनर्जी को हमने किस में, एनर्जी करेंसी, जो बाद में हमारे काम आएगा डार्क रिएक्शन में, एटीपी के फॉर्म में, यानी एनर्जी को स्टोर कर दिया। एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो कभी भी टूट सकता है, एडीपी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जिसको हम लोग कहते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होना। क्या इसी को सिर्फ फॉस्फोरिलेशन कहेंगे? नहीं, ये फॉस्फोरिलेशन का एक पार्ट है। होता क्या है, कभी कभार जो एटीपी होता है ना, ये एटीपी टूट जाता है, लेकिन तभी भी हम उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट है। आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा कि होता क्या है, डार्क रिएक्शन में ना हम क्या करते हैं, एटीपी को तोड़ देते हैं। डार्क रिएक्शन में डार्क रिएक्शन में आगे पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, एटीपी को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और जो पीजीए है उसको हम क्या कर देते हैं, ये दे देते हैं, क्या दे देते हैं, फॉस्फेट दे देते हैं। और क्या, तो क्या हो जाएगा, पीजीए, मतलब कुछ भी बन सकता है, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को क्या करते हैं, हम एनर्जी दे देते हैं, और इससे एक कंपाउंड बनाते हैं। डार्क रिएक्शन में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, डार्क रिएक्शन में पीजीए को क्या करते हैं, हम एटीपी देते हैं, और एटीपी देने से क्या होता है, ट्रायोसफॉस्फेट के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा क्या एडीपी और आईपी क्या वापस बन जाता है। देखो हुआ क्या, लाइट से जो एनर्जी लिया, अब उस पीजीए को क्या रिड्यूस करने में काम आ रहा है, उसको रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, ट्रायोसफॉस्फेट को एनर्जी देने का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना ही होता है। तो पीजीए को क्या करते हैं, हम ट्रायोसफॉस्फेट में रिड्यूस करें, लेकिन तभी भी ये एक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। ये क्या है, एक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। क्यों फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, आईपी का जुड़ना। देखो आईपी का जुड़ना, अब एटीपी क्या था, इसके पास क्या एडीपी था और आईपी दोनों जुड़ा हुआ था ना, तो ये आईपी अब इसके भाग के इस पीजीए के पास चला जाता है। तो होता क्या, एक मॉलिक्यूल के साथ जब भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो आपका हाई एनर्जी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और उसी का नाम फॉस्फोरिलेशन है। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट, एटीपी का बनना को ही फॉस्फोरिलेशन नहीं कहते हैं, एटीपी का टूटना को भी फॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं, बशर्ते एक कंडीशन है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है उसका सिंथेसिस होना चाहिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, वहां पे क्या होता है, फूड से हम एटीपी को बनाते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट है, खैर वो बाद में हम स्टडी करेंगे। आगे हम बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टॉपिक क्यों पढ़ा, फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है, देखो दो तरह का फोटोफॉस्फोरेशन होता है, एक होता है साइक्लिक, होता है एक नॉन साइक्लिक। इसके बारे में क्या जानकारी हमें लेनी है उसके बारे में फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। जब हम नॉन साइक्लिक के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि आप ये डायग्राम देखो नॉन साइक्लिक में, ये डायग्राम देखो, जैसे ही आपने ये डायग्राम देखा तो देखो इसमें क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसको मैं अब इस रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन था इधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के अल्टीमेटली इस पी सेंटर के पास पहुंचा, इधर से घूम के इधर पहुंचा। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, जेड शेप होता है, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, बताओ क्या बोलते हैं हम इसको, जेड स्कीम कहते हैं। ठीक है, प्रपोज्ड बाय हिल बेंडाल। एक्चुअली इसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल में अगले लेक्चर में समझाऊंगा, व्हाट इज कॉल्ड जेड स्कीम। तो जेड स्कीम के बारे में, तो इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जेड स्कीम का फॉर्मेशन होता है। देखो नॉन साइक्लिक एक साइकिल नहीं है, इधर से कन्वर्ट होकर इधर चला गया, ये साइकिल नहीं है। लेकिन जब आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करोगे, जब आप सिर्फ साइकिल के बारे में बात करोगे, तो देखो होता क्या है,
कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब देखो साइक्लिक क्यों होता है कभी 700 नैनोमीटर, देखो इधर क्या रखा हुआ था, ये ल्यूमेन है, इधर रखा हुआ था आपका P700 मॉलिक्यूल। P700 मॉलिक्यूल पे क्या लाइट गिरा। अभी हम P680 के बारे में बात ही नहीं कर रहे। होता क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रोमा लैमेला, आपको याद होगा स्ट्रोमा लैमेला के अंदर में क्या था, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 था। फोटो सिस्टम 1 का मालिक कौन होता है, P700 होता है। या हम बात कर रहे हैं अगर नॉन एप्रेस्ड पार्ट की, जब नॉन एप्रेस्ड पार्ट के बारे में बात करें तो वहाँ का मालिक क्या होता है, P700 होता है। जब P700 के ऊपर क्या करता है, जब ऐसे लाइट गिरती है तो इधर क्या होता है, ये FRS, और FRS के बाद किसके पास चला जाता है, फेरेडॉक्सिन के पास चला जाता है। और फेरेडॉक्सिन से क्या होता है, NADP+ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। आपको ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले समझाई। लेकिन क्या होता है, जब हम स्ट्रोमा लैमेला के बारे में बात करें तो वहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं होता। जब NADP रिडक्टेज एंजाइम ही नहीं है तो ये FD, तो ये फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, क्योंकि NADP एंजाइम क्या करता है, NADP को इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ता है और H+ के साथ जोड़ता है। वो एंजाइम नहीं तो ये काम प्रोसेस हो नहीं सकता है। लेकिन इस फेरेडॉक्सिन के पास में एक और सब्सटेंस रखा हुआ है, गौर कीजिए, उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम बी। तो इस साइटोक्रोम बी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है जो इससे कम एनर्जी पे रखा हुआ है। और उसके बगल में एक और एंजाइम है, इसका नाम है आपका प्लास्टो, एक और प्रोटीन इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, वापस PQH2 का फॉर्मेशन कर देता है और साइटोक्रोम F का इधर रखा हुआ था, और साइटोक्रोम F से आप वापस इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है। समझ में आया आपको, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था। तो होता क्या है, क्योंकि इधर प्लास्टोक्विनोन के पास भी इलेक्ट्रॉन जाता है, तो प्लास्टोक्विनोन जो है ये नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज करेगी, जो PQ होता है वो नॉट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट उसमें लैंग्वेज को थोड़ा गड़बड़ी है, बट एन H+ एक्सेप्टर। उसका कहने का मतलब है ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, साथ ही प्रोटॉन एक्सेप्टर भी। तो ये क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ले लेता है और इनकॉर्पोरेट करके ल्यूमेन के अंदर में भेज देता है। तो एक बात बताना, धीरे धीरे क्या होगा, ल्यूमेन के अंदर में H+ एक्टिवेट हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये बांध टूट जाएगा और H+ क्या हो जाएगा, सडनली F0 F1 की वजह से बाहर में चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, ATP सिंथेसिस होगा। लेकिन क्या NADPH2 बना नहीं है, NADPH2 नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ ATP बन रहा होता है। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH2 नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या ऑक्सीजन रिलीज हुआ, क्या नहीं, ऑक्सीजन रिलीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो OEC कॉम्पोनेंट होता है वो PS2 के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे PS2 तो कभी आया ही नहीं। जब PS2 कभी आया ही नहीं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो ये ETS के जरिए, देखो ये ETS के जरिए इसको इलेक्ट्रॉन जब वापस मिल गया तो इसको क्यों किसी को तोड़ना है, तो इधर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम करवाएंगे, जहाँ पे सूटेबल होता है। एक बात बताना, जब NADP+ बहुत कम होगा, तो जब NADP+ ही नहीं रहा, एंजाइम होकर भी क्या करेगा, तो उस केस में आपको क्या करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा केस होता है जहाँ पे NADP+ बहुत ज़्यादा होता है, मान लो कोई टॉक्सिसिटी हो गया या सेल बहुत रेस्ट पे है, तो क्या करेगा, NADP+ से करवा दे। क्योंकि मान लो ना, अगर सेल को डिमांड है, कोई खाना बनाना है अगर, तो उसको क्या चाहिए, NADPH2 चाहिए। तो वो NADPH2 से क्या करेगा, NADPH2 को यूटिलाइज करेगा और NADP+ क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। NADPH2 से क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन में हम पढ़ेंगे, NADPH2 से क्या हो जाता है, वापस NADP+ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जब सेल बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव सेल में क्या होगा, NADP+ जो होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे NADP+ एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। क्योंकि देखो करना बहुत जरूरी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। बताओ अगर नहीं करे तो क्या होगा, एक बात बताओ, लाइट जो थी वो लाइट क्या कर सकती है, क्लोरोफिल को डाइवर्स कर सकती है ना। तो क्लोरोफिल को अब उस लाइट उसका एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, हमें ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है ना आपको। तो देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करा के हम क्या कर रहे हैं, ATP में कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसको, और NADP+ का फॉर्मेशन का मतलब NADP+ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हमको ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, साइक्लिक बहुत ज़्यादा कराना पड़ रहा है हमको। समझ में आ रहा है आपको। दूसरा केस कब हो सकता है, जब आपको मान लो हाई ऑक्सीजन मीडियम है, तो प्लांट महसूस करेगा कि भैया देखो ऑक्सीजन पाने की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। और नॉन साइक्लिक, इसको हम जेड स्कीम कहते हैं, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो ये था मेरे मतलब मेरी तरफ से लाइट ट्रैक्शन, एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही कंसाइज में। लेकिन आप चिंता मत कर, अगर आपको फोटोफॉस्फोरेशन समझ में नहीं आया, मैं आपको अगले लेक्चर में ज़रूर फोटोफॉस्फोरेशन बता दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है।